आज का टॉपिक है आपका उत्तर का विशाल पर्वत। ठीक है, हमने चर्चा किया था कि भारत को 3 पार्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक उत्तर तरफ, सबसे उत्तर में विशाल पर्वत, उत्तर का मैदान और दक्षिण का पठार, अद्वितीय पठार। हाँ, अगर हम पर्वत की बात करें उत्तर की तरफ, तो सबसे बड़ा पर्वत, सबसे विशाल पर्वत जो है वह कौन सा है? हिमालय। हिमालय को 2 तरह से पढ़ा जाता है, एक उत्तर से दक्षिण की तरफ और दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, उत्तर से दक्षिण पहले पढ़ लेते हैं, फिर पूर्व से पश्चिम पढ़ेंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो हिमालय है, इसकी 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4। ठीक है, अब आप कहिए सब पॉइंट बना दिए हैं? नहीं, ये जो ऊपर वाला तीनों है, ये हिमालय की एक श्रेणी है जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। ये दूसरी श्रेणी है जिसको हम लोग बोलते हैं बृहद हिमालय। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, यह मध्य हिमालय है और ये लास्ट वाला शिवालिक है। ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक। सामान्य तौर पे इसको हम जो है ट्रांस हिमालय जो है, ये भी 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जनरल में आपको हिमालय दिखा रहा हूं, ये 4 दिख रहे हैं आपको उंगली, समझिए कि चारों उंगली 4 जो है सो हिमालय की अलग अलग श्रेणियां हैं। ठीक है, और इसको देखना कैसे है? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है? 3 को दिख रहा है ना। उसी तरह से हमको भी ये 3 ही दिखता है। उत्तर दक्षिण साइड से जब उत्तर की तरफ आप देखिएगा तो यही 3 दिखते हैं, ये वाला नहीं दिखता है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप क्या कहिएगा? सॉरी, बाद वाला है, पार वाला है, इसलिए नहीं दिख रहा है। अब पार को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? ट्रांस हिमालय हो गया है। इसको हम लोग ट्रांस हिमालय कह लेते हैं। ठीक है, बाकी 3 श्रेणियां हमको दिख रहा है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ये बड़ा है, इसको बृहद हिमालय कह दिए। इन तीनों में बीच में कौन है? इसको मध्य हिमालय कह दिए। यही सबसे छोटा है, इसका स्पेशल नाम शिवालिक है। दिखा? देखे हिमालय कैसा है? ये जो ट्रांस हिमालय है, इसकी भी 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। आप देख रहे हैं ना ये तीनों श्रेणी, इन तीनों का अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। उसके जस्ट नीचे है ये बृहद हिमालय है, पूरा लंबा सा गया हुआ है। बीच में राउंड राउंड जो बना हुआ है ये आपका मध्य हिमालय है, क्योंकि मध्य हिमालय कई एक श्रेणियों से मिलकर के बना हुआ है। और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं शिवालिक है। इतना आगे तक ये लोग नहीं जाते हैं, ये सब जो है सो आगे बढ़ते हुए क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं किसके साथ? बृहद हिमालय के साथ। ठीक है, इधर पतला हो गया, इस साइड में ये सब मोटा है, चौड़ा है थोड़ा सा। क्लियर? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। अगर इसको ध्यान से आप देखिएगा तो आप लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़े हैं ना। हमने आपको बताया था कि दिशा में हमेशा ऊपर जो होगा वो नॉर्थ होगा, नीचे जो होगा वो साउथ होगा। अगर आप साउथ से देखिएगा, इधर से देखिएगा तो आपको एक कैसा लेंस दिखे की तरह दिखेगा? किस लेंस की बात है? इधर से अगर देखिएगा उत्तर की बात, ऊपर से देखिएगा तो कैसा दिखेगा? अवतल की बात। यानी जो हिमालय है वह उत्तर साइड से अवतल के तरह दिखता है और दक्षिण साइड से उत्तल के तरह दिखता है। ठीक है, इस चित्र को बनाइए पहले, फिर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, हिमालय को
उत्तर से देखने पर हिमालय को उत्तर से देखने पर यह अवतल लेंस की भांति दिखता है या यह अवतलाकार दिखता है। लिखिएगा, उत्तर से देखने पर यह अवतलाकार दिखता है। अवतलाकार दिखता है, जबकि दक्षिण से देखने पर यह उत्तलाकार दिखता है। दक्षिण से देखने पर यह उत्तलाकार दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय की उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय की उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ 4 श्रेणियां हैं। पहला 1 नंबर में ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री ठीक है, तीनों नामों से जाना जाता है। बृहत हिमालय कह लीजिए, सर्वोच्च हिमालय कह लीजिए या हिमाद्री कह लीजिए, मतलब सेम ही है। तीसरा हिमाद्री हो गया। और तीसरा नंबर में लघु हिमालय, हिमाद्री। तीसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। और तीसरा शिवालिक। चौथा शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, सबसे पहले लिखिए ट्रांस हिमालय। 1 नंबर पे ट्रांस हिमालय, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। हिमालय इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये वाला जो है ना धौलाधार, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपको इसमें 2-3 थ्योरी चलती है। ये कोबर का सिद्धांत चलता है। ठीक है, कोबर नाम सुना है? नहीं सुना? अच्छा, छोड़िए उस सवाल। जब अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट टूटा और यूरेशियन प्लेट यूरोपियन प्लेट के नजदीक गया, तो नजदीक जाने के कारण चूंकि दोनों प्लेटें थी सॉलिड थी, यानी कि सीधा समझिए कि 2 लोहे के रॉड को आप सटा दीजिए और दोनों तरफ से फोर्स दीजिए तो क्या होगा? इससे हिमालय का निर्माण हुआ। यानी कि 2 प्लेटें जब आपस में सटी तो आपस में सटने के कारण जो है सो क्या हो गई, उनमें उभार आ गया। 2 बातें हो सकती है, नीचे भी जा सकता था, तो नीचे जाता तो गर्त या गड्ढा बनता, और ऊपर आ गया तो पहाड़ पर्वत बनेगा। ठीक
ठीक है, यानी प्लेटों में मोर आने से, हिमालय जो है यह मोरदार पर्वत का उदाहरण है, तो प्लेटों में मोर आने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। अब प्लेट है, सीधा प्लेट है, अब सटा तो मुड़ गया ना, मुड़ा गया, या उसी को बोलते हैं वलन पड़ना, वलन पड़ गया, जिसके कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ, पहाड़ का निर्माण हुआ। पहला ट्रांस हिमालय, चूंकि यह हिमालय, ट्रांस हिमालय में लिखना है, चूंकि यह हिमालय बृहद हिमालय के बाद में पड़ता है, बृहद हिमालय के बाद में पड़ता है, बृहद हिमालय के बाद में पड़ता है, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, इसी कारण इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसी कारण इसे ट्रांस हिमालय या बाद का हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं, जिन्हें उत्तर से दक्षिण की तरफ, 3 श्रेणियां हैं जिन्हें उत्तर से दक्षिण के तरफ, उत्तर से दक्षिण के तरफ काराकोरम, उत्तर से दक्षिण के तरफ काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख तथा जास्पर के नाम से जाना जाता है, काराकोरम, लद्दाख तथा जास्पर के नाम से जाना जाता है। जास्पर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? केटू, या इसी को हम लोग बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन ना। तो गॉडविन ऑस्टिन या केटू जो है वह काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह पीओके में आता है, पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वह भाग जिसको पाकिस्तान छेके हुआ है, घेरे हुआ है, उसमें पड़ता है। तो हम लोग अगर आपसे पूछ दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो केटू, लेकिन अगर पूछ दे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है तो केटू नहीं होता, फिर हो जाएगा कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, केटू जो है काराकोरम श्रेणी का की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा जो है वो बृहद हिमालय पर पड़ता है। ठीक है, चलो, ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है श्योक नदी, श्योक। और लद्दाख और जास्पर के बीच में जो है आपको एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो आपको चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत में पड़ता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील वहीं से निकलती है और आपको लद्दाख जास्पर के बीच से होते हुए या कश्मीर के साइड से पाकिस्तान में एंट्री करती है और पाकिस्तान से बहते हुए कहां चल जाती है? अरब सागर में। ठीक है, देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। केटू, केटू या गॉडविन ऑस्टिन है
गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी पर, गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पर पीओके में स्थित है, पीओके में स्थित है। यहीं पर लिख लीजिए, नोट डाल के, नोट। भारत में स्थित, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा बृहद हिमालय पर सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा बृहद हिमालय पर सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है, ठीक है। एक्चुअली काराकोरम श्रेणी जो है ना, इस पर 5 वो ग्लेशियर है। ग्लेशियर किसको कहते हैं? बर्फ के चट्टान को, बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पे जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, सालों भर ट्रांस हिमालय बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण ट्रांस हिमालय पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो बर्फ जब रहेगा, मिट्टी रहेगी, तब ना पेड़ पौधा पाया जाएगा। बर्फ से ढका है, वो भी मोटी चादर से, बर्फ की मोटी चादरों से, तो यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। 5 को ग्लेशियर कौन कौन सा है? ससाइमी, सियाचिन, बालटोरा, बियाफो, हिस्पर, ठीक है। कौन कौन? ससाइमी, सियाचिन, बालटोरा, बियाफो, हिस्पर, ये ग्लेशियर्स का नाम है। और ये ग्लेशियर्स हैं कहाँ पे? तो काराकोरम श्रेणी पर। ट्रांस हिमालय पर नहीं, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। इन तीनों श्रेणी में किस पर? काराकोरम श्रेणी पर। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? सियाचिन है। जब भी अगर पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है, तो आपको ससाइमी सबसे बड़ी ग्लेशियर है, लेकिन यह युद्ध क्षेत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन है। क्योंकि काराकोरम श्रेणी पर ही पीओके के पास से होकर के एक दर्रा गुजरता है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा, और काराकोरम दर्रा से भारत चीन से पाकिस्तान जाने का मार्ग गुजरता है। और सिंपल सी बात है कि अगर इस रास्ते पे, इस क्षेत्र में आप अगर सेना को नहीं रखिएगा तो कब पाकिस्तानी घुसपैठ करते किसी को पता है? किसी को नहीं पता है, जिसके कारण जो है आपको युद्ध क्षेत्र बन गया है। क्लियर? देखिए, काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर्स हैं, 5 ग्लेशियर्स हैं। पांचों का नाम लिख लीजिए। ससाइमी, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर। ससाइमी, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर। क्लियर? अगले पॉइंट में, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर
भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी है। ससाइमी है। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा युद्धक क्षेत्र, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है। सियाचिन है। ठीक है, ये जो सियाचिन है, इस सियाचिन से वो नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। ठीक है, और इसके बाद जो है सो ये लेह में पहुंचती है। तो लेह से सियाचिन जो सेना जाता है वो नुब्रा नदी घाटी से ही होकर के जाता है। लेकिन सामान्य तौर पे थोड़ी सी जब गर्मी आती है तो इसमें बारिश वगैरह का सीजन आता है, जिसमें बाढ़ आ जाता है, पानी वगैरह आ जाता है। तो जब ठंडी वगैरह का सीजन आता है तब ये जो है सो सैनिकों को इस रूट से कहाँ भेज दिया जाता है, सियाचिन में भेज दिया जाता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेह से, लेह से भारतीय सेना सियाचिन, लेह से भारतीय सेना सियाचिन, सियाचिन नुब्रा नदी से ही जाती है। सियाचिन नुब्रा नदी से ही जाती है या जाते हैं। क्लियर? अगला देखिए, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच, जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, ये काराकोरम श्रेणी है और काराकोरम श्रेणी का वह भाग जो कहां पड़ता है, तिब्बत में, उसको हम लोग कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं, शंकर भगवान। शंकर भगवान किसके हैं, हिंदुस्तान के, हिंदू धर्म के हैं, लेकिन वो रहते कहाँ पे हैं, तिब्बत में रहते हैं। ठीक है, दूर रहते हैं, बर्फ में। बताइए ना, मतलब ये जो संसार बना है ना, इसमें सारी सुख सुविधाएं स्त्रियों के लिए ही है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। पुरुष पूरा जिंदगी जो है सो मैंने पूरा साल भर एक शॉर्ट पैंट पहने, 2 शॉर्ट पैंट खरीदा जाए उसका, उसी में उसका साल कट जाएगा। आप मॉल में भी जाइएगा तो पुरुषों से ज्यादा औरतों के सामान ही लगे हुए होते हैं। नहीं, शंकर भगवान बताइए बेचारे को, एक जो है सो ठंडा में भेज दिया, वो भी उघाड़े पुघाड़े, खाली एक वृक्षाल पहन के बर्फ पे बैठे रहते हैं। और ज्यादा हीरो नहीं बन सकते, गर्दन में सांप लटका दिया। अब सोचिए कि आपके गर्दन में सांप लपेट दिया जाए तो आपका कैसी स्थिति आपकी होगी। नहीं, और औरतों के लिए देखिए, सारा पर्व जो है औरत के लिए ही बना हुआ है। जितना पर्व त्योहार पुरुष कहाँ करता है, कोई भी ऐसा पर्व है कि पुरुष जो है सो छोड़ दे तो पत्नी को छींक भी आ जाए, कोई ऐसा पर्व नहीं है। लेकिन अगर आप करवा चौथ पे पत्नी को कुछ महंगा हार नहीं दे तो तुरंत बोले पीली पानी हम आपको अपना जान भी बचाना है, समझे। उसी तरह से इनको देखिए, विष्णु भगवान को दूर सुदूर समुद्र में बैठा दिया, वो शेषनाग पर, दुख भी किसी से नहीं बतिया सकते हैं।
पत्नी के साथ रहते केकरा से बतियाएंगे, पत्नी से आदमी कहीं दुख बतियाता है तो खुदे दुखी कहते रहती है। ये कैलाश पर्वत जो है आप लोग देखते होंगे, लोग कैलाश दर्शन के लिए जाता है, अभी हाल फिलहाल में बादल वगैरह फट गया था, तो वो आपको कैलाश पर्वत कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी ही है, लेकिन तिब्बत में स्थित है, उसको हम लोग कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। उसी के थोड़ा अंदर की तरफ एक ये है ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इसी के पास एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील को जो पानी प्राप्त होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही प्राप्त होता है, और इसी ग्लेशियर के झीलों से आपको सिंधु नदी और मानसरोवर से आपको ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी को मूल रूप से पानी की प्राप्ति चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही होता है। समझ में आई? धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां इनके साथ मिल जाती है, इनका विस्तार हो जाता है, लेकिन शुरुआती पानी किससे मिलता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भारत में नहीं है, कहाँ है, तिब्बत में। ये जो ग्लेशियर्स बताए ये सब कहाँ है, भारत में। क्लियर? देखिए काराकोरम श्रेणी का वह भाग, काराकोरम श्रेणी का वह भाग जो तिब्बत में है, जो तिब्बत, काराकोरम श्रेणी का वह भाग जो तिब्बत में है, तिब्बत में है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तिब्बत में स्थित लिखिएगा, तिब्बत में स्थित, तिब्बत में स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जल की प्राप्ति होती है, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जल की प्राप्ति होती है। जल की प्राप्ति होती है। अगर आपसे बात किया जाए कि सबसे तीव्र ढाल वाले पर्वत का नाम क्या है, तो राकापोसी पर्वत। तीव्र ढाल का मतलब क्या हुआ, पर्वत है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ये सबसे तीव्र ढाल है। अगर यहाँ से आप उतरे तो फिर नीचे ही रुकिएगा, बीच में आप नहीं रुक पाइएगा। ढाल का मतलब यही होता है ना, हिसाब भूल के जैसे पहुंच जाइए कहाँ तक, डेस्टिनेशन, नीचे ना जहाँ पहुंचना है आपको वहां तक पहुंच जाइए। तो ये आपको लद्दाख श्रेणी पर स्थित है जिसका नाम है राकापोसी पर्वत। यह सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है। ठीक है, देखिए लद्दाख श्रेणी पर स्थित, लद्दाख श्रेणी पर स्थित राकापोसी पर्वत, राकापोसी पर्वत सर्वाधिक तीव्र ढाल, राकापोसी, राकापोसी पर्वत सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत है, सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत है। अब देखिए सिंधु नदी है और ये आपका लद्दाख श्रेणी है। इसी में लद्दाख में की राजधानी कहाँ है, लद्दाख की राजधानी लेह है, और लेह जो है वह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अभी कैसे जानेंगे कौन दाहिना तट होता है कौन बायां तट, हमने शायद बताया है कई बार, नहीं बताया है। दाहिना तट नदी का देखना हो तो सीधा देखिए जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में आप घूम जाइए,
सिंधु नदी किधर बहती है, पश्चिम या पूरब? पश्चिम में बहती है सिंधु नदी, तो पश्चिम घूम जाइएगा, ठीक है, पश्चिम घूम जाइए। और अगर मान लीजिए नदी है ये, और नदी पे आप खड़ा हो जाइएगा तो ये आपका दाहिना साइड या आपका बायां साइड। तो अगर उस नदी के यानी सिंधु नदी के ऊपर कोई है तो वो दाहिने साइड में होगा, और नीचे कोई है तो वह बाएं साइड, यानी कि लेह जो है वो सिंधु नदी के ऊपर है। क्लियर? देखिए लेह सिंधु नदी के, लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है। क्लियर? चलिए, आपका ट्रांस हिमालय जो हो गया वो खत्म हो गया। क्लियर? अब आता है आपका कौन सा? बृहद हिमालय। दूसरा नंबर का जो पर्वत है वो बृहद हिमालय है। अच्छा, आपसे अगर बोल दिया जाए हिमालयों में सबसे पुराना हिमालय कौन, हिमालय की श्रेणी कौन सी है? चारों हिमालय की श्रेणियां हैं, चारों में सबसे पुराना कौन सा है? शिवालिक। कौन बोले? गलत। सबसे पुराना कौन है? तो ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है। ट्रांस हिमालय, इस हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी था। जिस समय इन क्षेत्रों में आपको वो टेथिस सागर हुआ करती थी, उस समय ट्रांस हिमालय था, ठीक है। और बाद में ये तीनों हिमालय बने हैं। इन तीनों हिमालयों में से एक बात बताइए, अब ये तीनों श्रेणियों में से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले वाला श्रेणी यानी सबसे पहले निकला श्रेणी कौन सा है, सबसे बाद वाला श्रेणी कौन सा है, तो कौन सबसे पहले वाला होगा? इन तीनों में, ट्रांस को भूल जाइए, इन तीनों में सबसे पुराना पर्वत निकला, या तीनों एक ही साथ निकले होंगे? तीनों एक साथ नहीं निकल सकते। अभी हमने आपको बताया ना, ट्रांस को गायब कर दीजिए, बचा आपके पास ये तीन, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक। अब ये जमीन है, जमीन के ऊपर की तरफ निकल है जमीन से, तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन निकला? बृहद हिमालय ना, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक। तो सबसे पहले जो निकला वो सबसे पुराना, जिसका जन्म पहले हो गया वो सबसे पुराना नहीं हो गया? तो ये सबसे पुराना, ये सबसे नया, इस तीनों में। क्लियर? अगर ट्रांस हिमालय की बात होगी तो ट्रांस तो सबसे पुराना है। ओ भाई साहब, पढ़ाएंगे अभी, बैग से आ रहे हैं, बताइए, हम समझा रहे हैं आपसे, बैग में काफी खोज रहे हैं। चलिए देखिए, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, एक पॉइंट पहले लिख लीजिए, हिमालय के सभी श्रेणियों में, देखिए बृहद हिमालय में ही नीचे, हिमालय के सभी श्रेणियों में ट्रांस हिमालय सबसे पुरानी है। ट्रांस हिमालय सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है, जबकि ट्रांस हिमालय सबसे पुरानी है, जबकि शिवालिक सबसे नवीन है, जबकि शिवालिक सबसे नवीन है। ठीक है। अगर हम बात करें इस हिमालय की, कौन सी हिमालय है? बृहद हिमालय। तो दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां सभी की सभी बृहद हिमालय पर ही स्थित हैं। अगर बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई ली जाए तो औसत ऊंचाई इसका 6000 मीटर है, यानी कि 6 किलोमीटर से ज्यादा इसका औसत ऊंचाई है। किसका? ट्रांस हिमालय, ठीक है, सॉरी बृहद हिमालय, बृहद हिमालय का, ठीक है, बृहद हिमालय। अब हिमालय की बात की जाए तो ये कौन सा साइड होगा? पूरब वाला साइड होगा, और ये आपका पश्चिम साइड होगा। अगर इसमें हम देखें कि सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है हिमालय की, यानी बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी की बात हो जाए तो सबसे पूरब में आपका स्थित है कौन सा? नंगा पर्वत।
यहाँ जो सबसे पूर्व में स्थित पर्वत चोटी है इसका नाम है नंगा पर्वत, सॉरी पश्चिम में, हाँ सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में स्थित चोटी का नाम है नंगा पर्वत और सबसे पूर्व में स्थित चोटी का नाम है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। ठीक है, नंगा पर्वत से हिमालय जो है दक्षिणवर्ती हो जाता है और इधर नामचा बरुआ से हिमालय जो है वो दक्षिणवर्ती हो जाता है, यानी कि दक्षिण की तरफ घूम जाता है। बात समझ में आया? तो पता है नंगा पर्वत का नाम नंगा पर्वत रखा कौन सा पर्वत पैंट पहन के बैठा हुआ है, कोई नहीं समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन चलिए नाम रख दिया गया तो हमको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी बीच में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या धरती की, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो अभी किसमें स्थित है? बृहद हिमालय में, लेकिन नेपाल में, भारत वाले क्षेत्र में नहीं। ठीक है, देखिए बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को बृहद हिमालय इसलिए कहते हैं, बृहद हिमालय को बृहद हिमालय इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय की लगभग सभी ऊंची चोटियां, हिमालय की लगभग सभी ऊंची चोटियां बृहद हिमालय पर ही स्थित है, सभी ऊंची चोटियां बृहद हिमालय पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए रहने देते हैं बृहद हिमालय को, इसको कल फिर से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अभी मात्र 3 मिनट में खत्म होगा नहीं और आधा अधूरा होकर रह जाएगा।